ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको यहाँ सर्च करना है ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ठीक है, जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये जो लिंक है www.autodesk.com, इस लिंक पे जाना है जिसमें फ्यूजन 360 फॉर पर्सनल यूज लिखा होगा। ठीक है, ये जो मीटिंग है हमारी रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आप इस जो रिकॉर्डिंग को जो है बाद में देखकर भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन करना पड़ेगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद जो है वो आपसे यहाँ पूछता है साइन इन करने के लिए। ठीक है, उससे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको इंडियन वेबसाइट पे जाना है या यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट पे जाना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है इंडियन वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे आप साइन इन में। इसमें ऑलरेडी मेरा अकाउंट अभी जो है साइन इन है, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। तो जब यहाँ पे साइन इन में जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी नेम से जो है एक अकाउंट फॉर्म करेंगे। उसमें जो जो डिटेल ये आपसे पूछेगा, आपसे आपके आईडी मांगेगा ये, और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वो जितने भी डिटेल ये मांगेगा वो डिटेल आपको फॉर्म करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी स्टेप है, जैसे हम जो है फेसबुक पे आईडी बनाते हैं या जीमेल पे आईडी बनाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आपको एक आईडी फॉर्म करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको अभी फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, और इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको वो 24 to 48 आवर्स का कंफर्मेशन भी मांगता है वो। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो जब इसमें आईडी आप अपलोड करेंगे तो आईडी को अपलोड करने के बाद वो आईडी को जो है कंफर्म भी करता है। ठीक है, जब वो कंफर्मेशन आपका 24 to 48 आवर्स पे कंफर्म हो जाएगा तो आपका जो अकाउंट है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप लॉगिन करना, और उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो तो मुझे बताना। ठीक है, अभी ओके हम क्या सर। करते हैं, अभी हम जो है सिंपली जो है यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं विद माई ओन अकाउंट, जो मैंने इसमें ऑलरेडी बना रखा है। इसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा आपसे। जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है फ्री फॉर क्वालिफाइड हॉबिस्ट यूजर्स। इस पे आपको करना है गेट स्टार्टेड। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे आप डीएम पे, जहाँ पे आपका लॉगिन है ये, इस पे जाएंगे आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। जब आपका आईडी बन जाएगा, आईडी बनने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं ऑटोडेस्क के, A360 और फ्यूजन 360 फॉर फर्स्ट एजुकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके जो चल रहे हैं इस टाइम। इसमें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो आपका यही है, फ्यूजन 360 और इन्वेंटर। ये बहुत ज्यादा इनके पॉपुलर सॉफ्टवेयर में से एक है। रेंडरिंग भी काफी अच्छा चल रहा है इनका। पर फिलहाल जो है आपका फ्यूजन 360 और इन्वेंटर इनके बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको करेंगे, डाउनलोड नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक फाइल डाउनलोड होगी, यहाँ पे ये देख रहे हैं, फ्यूजन 360 client.exe के नाम से एक फाइल डाउनलोड होगी। यस सर। ठीक है, सोनन फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल दिखाई दे रही होगी ये। इस फाइल को आपको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे ही आप इस फाइल को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मेरे में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा से नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी मैं यस इसको ये सर। पूछ रहा है मुझसे, यू ऑलरेडी हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंस्टॉल्ड ऑन दिस सिस्टम, वुड यू लाइक टू स्टार्ट द, मैंने कहा नो। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, अगर आपकी नेट की स्पीड सही है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आप इसको कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपके डेस्कटॉप पे जो है एक आइकन बना हुआ आएगा इस तरीके से, फ्यूजन ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 के नाम से एक आपको आइकन मिलेगा। ठीक है, इसको आपको करना है ओपन। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है
क्योंकि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें फ्यूजन का ये इंटरफेस है। इसमें आपके जो है जो भी आपने प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए हैं, ये उसकी लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो है इसके सारे टूल्स हैं, और यहाँ पे जो है आपके जो नॉर्मल टूल बार होता है वो ये है। इसमें यहाँ पे जो है आप अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो सारा स्टेटस जो है यहाँ पे आपको बताता है कि आप इस टाइम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को दे सकते हैं। ठीक है। और अपने अकाउंट्स की डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माई रिसेंट डाटा। ये जो माई रिसेंट डाटा है, इसमें आपने अभी जितनी भी फाइलें बनाई हैं, जितनी भी आपने फ्यूजन पे काम किया है, जितने भी, वो सारी जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी, माई रिसेंट डाटा। ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो लाइब्रेरी मेरी है वो सभी मुझे इसमें खुल के मिल जाएगी। ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं या वो डिजाइन हैं जो मैं ऑलरेडी इसमें डिजाइन कर चुका हूँ। ठीक है। इनमें से मैं किसी को भी ओपन कर सकता हूँ या उस पर मैं रीवर्क कर सकता हूँ। ओके ठीक है। सर। ये सभी लिस्ट है जिसमें हमने जो है अभी तक जितने भी डिजाइन अभी तक हमने बनाए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ कि क्यों फ्यूजन 360 ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर है विद कंपेयर टू द अदर सॉफ्टवेयर। पहली चीज तो ये कि इट इज ओनली सॉफ्टवेयर दैट इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो डेस्कटॉप हैं, एक मेरा ऑफिस में है और एक मेरा घर पे है, और मेरे दोनों में जो है फ्यूजन इंस्टॉल कर रखा है मैंने। ठीक है। तो मैं केवल अपने अकाउंट को लॉगिन करके मैं अपने जो फाइलें जो इस पर मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं अपने ऑफिस से भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं अपने घर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपली जैसे हम क्या करते हैं, फेसबुक की आईडी खोलते हैं, कि हम किसी भी सिस्टम पे खोलें तो हम वहां से खोल के जो है अपनी आईडी को एक्सेस कर सकते हैं या अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से फ्यूजन में भी हम किसी भी डेस्कटॉप पे जाके वहां पे हम फ्यूजन को इंस्टॉल अगर उसमें पहले से है, तो वहां पे केवल हम लॉगिन करके अपने अकाउंट को वहां पे ओपन कर सकते हैं, और जो जो भी हम उसमें फाइलें बना रहे हैं या जो भी हम उसमें काम कर रहे हैं पहले से, वो काम हम वहां पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमें किसी दूसरे सिस्टम पे वहां पे फाइल को ले जाकर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है कि हमें पहले जो भी हमने फाइल बनाई है उसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या क्या कहते हैं उसमें उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि एचटीएल फाइल, स्टैप फाइल, आईजीएस फॉर्मेट। ये जो फाइलों के फॉर्मेट होते हैं, उसमें हमको पहले उसे एक्सपोर्ट करना होता है, पेन ड्राइव में डालना होता है या जीमेल के थ्रू हमें सेंड करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो है फाइल को किसी और फॉर्मेट में जाके शेयर करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो टू द डेस्कटॉप एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड लॉग इन एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ओके। दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा यह है कि इसमें एक ही बार में एक ही अकाउंट पे मोर देन वन पीपल्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो ओके मैं सर। चाहता हूं कि इसी डिजाइन पे कोई दूसरा भी काम करे, तो वो क्या करेगा, अपने सिस्टम पे जाएगा, वहां पे मेरा अकाउंट लॉगिन करेगा और वो क्या कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो इट इज ए क्लाउड बेस्ड सर्विस। मतलब आपको अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई टीममेट आउट ऑफ द टाउन है या आउट ऑफ द कंट्री है, और आप एक कम्युनिटी वर्क करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर, तो वहां पे भी आपको ये फ्रीडम देता है कि आप जो है ओवर द क्लाउड एक पर्टिकुलर डिजाइन पे एज ए टीम वर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये सबसे यूनिक फीचर है सॉफ्टवेयर का, जो कि किसी और सॉफ्टवेयर में इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, ये सॉफ्टवेयर जो है आपको 3 साल का फ्री लाइसेंस देता है, एजुकेशन लाइसेंस। मतलब आप 3 साल तक इस सॉफ्टवेयर को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पसेस। ठीक है। इसके अलावा इस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो है काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप इसमें 2D डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। दूसरा 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक 3D ऑब्जेक्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको आप में जो है बना सकते हैं। ये देख रहे हो, ये एक जो है एटीएम है एक तरीके का।
ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, ठीक है, इसको आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। इसमें 3D मॉडलिंग के अलावा जो है इसमें आप रेंडरिंग कर सकते हैं। रेंडरिंग एक फीचर होता है जिसमें जो आपने कैड में जो भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोडक्ट बनाया है वो रियल लाइफ में कैसा दिखेगा बनने के बाद, विद द पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे कि एल्युमिनियम का बनाया है या वुड का बनाया है या प्लास्टिक का बनाया है, उसको मेटल का बनाया है, तो जो उसका रियल लाइफ अपीयरेंस होगा उस प्रोडक्ट का, वो अपीयरेंस जो है आप इसमें देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंडरिंग। जैसे कि मैं इसका अगर रेंडर ओपन करता हूं तो आपको यहाँ पे जो है इसका जो रियल मॉडल है कि ये एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये रेंडरिंग फंक्शन वर्क करता है। ये देख रहे हो आप, यस सर। ये अभी हमने जो है केवल प्लास्टिक मटेरियल दिया है इसमें, तो इसमें ये दिखा रहा है कि अगर हम इसको प्लास्टिक का बनाएं तो इसका रियल टाइम अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब जब ये बन जाएगा रियल में तो ये कैसा लुक देगा हमको, वो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये रेंडरिंग का फीचर देता है, 2D डिजाइन, 3D डिजाइन एंड रेंडरिंग। इसके अलावा जो है इसमें होता है सिमुलेशन। ये सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन में होता है कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट जो है अंडर लोडिंग कंडीशन है, मतलब उस पर फोर्सेस लग रहे हैं और स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, मूवमेंट लग रहा है, शेयर फोर्सेस लग रहे हैं, या टेम्परेचर के अंदर वो है, मतलब समथिंग हीटिंग एनवायरनमेंट में है, तो या उसमें सम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे टेम्परेचर, वाटर, वेदर, ऐसी जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें वो प्रोडक्ट कैसे सर्वाइव करेगा, उसमें आने के बाद उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, कहाँ से उसमें फेलियर हो सकता है, कौन से पार्ट के टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सारा एनालिसिस जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। हमें इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एनसी सॉफ्टवेयर है, अबेकस सॉफ्टवेयर है, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है अपने जो भी आपने डिजाइन करा है, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो अंडर समथिंग स्ट्रेस कंडीशन में है या फोर्सिस कंडीशन में है, तो उसका सर्वाइवल क्या पॉसिबल है, क्या वो डिजाइन फिजिबल है या नहीं, क्या वो रियल टाइम में जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या वो ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज को हम इसमें जो है चेक कर सकते हैं इन द सिमुलेशन मॉड्यूल। ओके, इसके अलावा जो है इसमें आता है आपका एक फीचर मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में क्या आता है? मैन्युफैक्चर में आजकल जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, मतलब हम जो है मैन्युफैक्चरिंग अब लेथ मशीन पे नहीं करते हैं या मिलिंग मशीन पे नहीं करते हैं, आजकल मैन्युफैक्चरिंग होती है सीएनसी की हेल्प से। तो किसी भी कंपोनेंट को जब हम सीएनसी पे बनाते हैं, सीएनसी क्या है आपका? न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती हैं जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट को जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उसकी जो पाथ प्लानिंग है, उसके जो मशीन में जो कोड डाला जाता है, उस कोड की प्रोग्रामिंग भी हम इस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है कैड का फीचर देता है, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस सीएई का फीचर देता है, और सिमुलेशन, और आपको जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम का फीचर देता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपको देता है 2D ड्राइंग, जो हम ग्राफिक्स में जो हम फाइलें बनाते हैं, किसी कंपोनेंट की डायमेंशन कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा है, फ्रंट व्यू कैसा है, टॉप व्यू कैसा है, वो 2D ड्राइंग भी जो है हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर मुझे इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर मुझे कंबाइंड अगर ड्राइंग बनानी है तो वो मैं इसमें बना सकता हूँ। ओके सर। इसको कंपनी में जब जाओगे तो इसको एज ए ब्लूप्रिंट बोला जाता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या मुझे उसका डाटा सेव रखना है इन द हार्ड फॉर्मेट, तो मैं इन ड्राइंग शीट्स की हेल्प लेता हूँ। इसमें जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हमने बनाया इन पास्ट, उसकी डायमेंशंस क्या थी, उसकी जो है टॉलरेंसेस क्या थे, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम 2D ड्राइंग की हेल्प से देते हैं, ठीक है।
ये देख रहे हो आप कि इसको अगर मुझे हार्ड फॉर्मेट में सेव करना है कि इसकी डायमेंशन, ईच कंपोनेंट की डायमेंशन कितनी है, टॉलरेंसेस कैसे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें इस 2D ड्राइंग की हेल्प से हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये तो कंप्लीट ओवरव्यू रहा कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं आपके फ्यूजन सॉफ्टवेयर में, स्पेशली फॉर द प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट में आता है आपका 3D मॉडलिंग में हमारे पास क्या क्या फीचर है। इसके अलावा भी जो है फ्यूजन आपको बहुत सारे फीचर देता है, जैसे कि आपकी पीसीबी डिजाइन। अभी पीसीबी क्या होता है, सुना है आपने नाम पहले पीसीबी? यस सर, यूज भी किया है। कैसे यूज किया है? सर मीन्स पीसीबी हमने बहुत बार डिजाइन करके उसके ऊपर बहुत सारे आईसीस लगा के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। यस यस एग्जैक्टली, वही वही जो आप कह रहे हैं, सही बात, यस सर। सही है। इसमें क्या आता है आपका, टूल में आप जाएंगे तो, एक मिनट, सॉलिड, इसमें जो है आप पीसीबी डिजाइन भी कर सकते हैं। उसका टूल कहाँ पर है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसमें पीसीबी डिजाइन होती है। इसमें पीसीबी की डिजाइनिंग भी, उसका सिमुलेशन भी होता है पीसीबी का, कि पीसीबी में जो आपका करंट का जो फ्लो है वो किस तरीके से होगा, उसके हर एक कंपोनेंट का साइज, पीसीबी में जो होल का साइज होता है, जो आपके ईच कंपोनेंट की माउंटिंग होती है वो किस तरीके से होगी, वो सारे फीचर जो है आपको फ्यूजन देता है। मतलब फ्यूजन में हम जो है क्या कहते हैं, पीसीबी भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज ए कैपेबिलिटी टू डिजाइन द पीसीबी टू। ठीक है, तो ये तो रहा कंप्लीट ओवरव्यू ओके सर। ऑफ द फ्यूजन 360। अब हम बात करने वाले हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे आपकी स्केचेस से। सबसे पहले जब भी हम कोई कंपोनेंट हमको बनाना होता है तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्केच। फिर उस स्केच को हम एक्सट्रूड करके बनाते हैं 3D मॉडल या 3D ऑब्जेक्ट। पहले हम बनाते हैं 2D स्केच, 2D स्केच से हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन द 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीटली जो है आपका स्केचेस के ऊपर होगा। मैं आपको एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो कि आपको खुद से घर में प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में मुझे वो आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको भी हम ऑफ कर देते हैं कि नया डिजाइन खोलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके टूल्स के बारे में बताता हूँ जो इसके स्केचिंग के टूल्स हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे, सबसे पहला आपका आता है ओरिजिन। जब भी हम, ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे जो है आपको सारी जो है मॉडलिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन में आपके प्लेन्स हैं, या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है या आपका वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, और इसमें हम किसी भी प्लेन में जो है स्केचिंग कर सकते हैं। मान के चलो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है स्केचिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़े से इसके माउस के जो कंट्रोल्स है वो आपको बता देता हूँ। अगर इसका जो स्क्रॉल है, अगर आप स्क्रॉल को जो है रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जूम का और जूम इन और जूम आउट होता है इसमें। ठीक है, किससे होता है ये, स्क्रॉल से। जब स्क्रॉल को रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से इसमें जूम इन जूम आउट होता है। जब आप शिफ्ट दबा के और स्क्रॉल को दबा के जब उसको घुमाएंगे माउस को, तो इसमें जो है आपका पैन का जो है फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि आप इसमें रोटेट कर सकते हैं, इसको अपने वर्क बेंच को रोटेट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट व्यूज को आप देख सकते हैं। कौन कौन से हैं आपके, शिफ्ट दबाकर, अगर मैं स्क्रॉल के बटन को दबाता हूं, रोटेट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं माउस में शिफ्ट प्लस स्क्रॉल के बटन को दबाकर अगर मैं माउस को मूव करता हूं, तो ये रोटेट या ऑर्बिट फंक्शन करने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं सिंपली केवल स्क्रॉल के बटन को दबाकर अगर मूव कराता हूं, तो ये पैन का फंक्शन इसमें एक्टिवेट हो जाता है। मतलब मैं वर्क बेंच को अपने अप एंड डाउन लेफ्ट राइट मूव करा सकता हूं। तो रोटेट किससे होता है, शिफ्ट दबाकर। पैन किससे होता है, केवल स्क्रॉल को दबाकर। ठीक है, तो ये फीचर्स को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको जो है थोड़ा सा मतलब एग्जीक्यूट कर पाएंगे वाइल डिजाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केचिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है,
तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको स्केच का आइकन दिखाई देगा सॉलिड में, ठीक है। क्रिएट के अंदर पहला जो आइकन है वो आपका स्केच का है। तो जैसे मैं इसमें एक और फीचर ये है कि जब भी आप किसी भी कमांड पे जो है अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो वो उसकी डिटेल आपको देने लगता है, ठीक है। जैसे मैं स्केच पे लेके जाऊंगा तो स्केच की जितनी इंफॉर्मेशन है, इस आइकन की जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको देने लगेगा, और आप उसको किस तरीके से अनदर वे में एक्टिवेट कर सकते हैं वो भी आपको देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर स्केचेस मोड वेयर यू क्रिएट ज्योमेट्रिक प्रोफाइल्स दैट डिफाइंस द फाउंडेशन ऑफ ए डिजाइन, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके चले गए जहां जो मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि डायमेंशनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप डायमेंशनिंग किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है आपका कंस्ट्रेंट डिजाइन एंड अनकंस्ट्रेंट। स्केचेस जो है आपके कंस्ट्रेंट होते हैं और अनकंस्ट्रेंट होते हैं, उसका मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनकंस्ट्रेंट स्केच क्या होता है। मान के चलो कि मुझे इसमें जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको जो है स्केचेस के बेसिक टूल दिखाई दे रहे होंगे, लाइन, स्क्वायर, सर्कल, स्प्लाइन, मिरर और डायमेंशन। यहाँ पे जो है आपको फिलेट, ट्रिम और ऑफसेट, ये क्या है आपके टूल्स हैं। और भी ज्यादा आपको टूल चाहिए तो वो आपको जो है यहाँ मिल जाएंगे नीचे। इसको क्रिएट को जब आप जो है नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, स्लॉट, स्प्लाइन, कॉनिक कर्व, पॉइंट, टेक्स्ट और फिट कर्व, ये सब क्या है इसके स्केचेस के टूल्स हैं केवल, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्या इनका एप्लीकेशन है, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट स्केच और अनकंस्ट्रेंट स्केच क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्केच पे क्लिक, मैंने सर्कल पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लिया एट आर्बिट्री डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन तो चलो इसकी दे देते हैं, माना कि इसकी डायमेंशन जो है 100 है, ठीक है। तो हर स्केच को अगर मुझे किसी स्केच किसी मतलब रेफरेंस में जो है कंप्लीटली डिफाइन करना है, मान के चलो अगर मुझे सर्कल है, सर्कल को मुझे कंप्लीट डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होते हैं। सर डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस। डायमीटर, रेडियस एक बात हो गई, यस सरकमफेरेंस सर। भी एक ही बात हो क्योंकि वो एक ही चीज से आ रही है। यस सर। रेडियस और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, ओके सर। ठीक है। जब मैं किसी स्केच में किसी सर्कल को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, उस सर्कल का रेडियस या उसका डायमीटर या और उसके साथ साथ उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सर्कल की क्या होती है इक्वेशन, सर मीन्स एरिया का। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट पढ़ी है आपने, सर कोऑर्डिनेट 2 पाई ज्योमेट्री। आर पाई आर स्क्वायर। सर नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक नहीं हुई। एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर समथिंग, ये पढ़िए। सर ये तो अभी शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट में, तो ये कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे आप। तो इसमें क्या है कि इसका जो सेंटर जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक ये अनकंस्ट्रेंड है। मतलब क्या है कि मैं इस सर्कल को कहीं भी आर्बिट्रली मूव करा सकता हूँ, देख रहे हो आप इसको, अभी कंस्ट्रेंट नहीं है कंप्लीटली, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड, ठीक है। ये अभी यस सर। आर्बिट्रली मूव कर सकता है कहीं भी, तो इसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंट स्केच। जब मैं किसी स्केच के सभी पैरामीटर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर देता हूं, यानी कि उसकी मैं हर एक कर्व, हर एक लाइन, हर एक विड्थ को अगर मैं जब तक कंप्लीट डिफाइन नहीं करूंगा तब तक वो अनकंस्ट्रेंट स्केच है वो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द स्केचेस। तो जब भी आप स्केच करें तो स्केच जब तक आपका कंस्ट्रेंट नहीं है तब तक वो आपका स्केच इनकम्प्लीट है। तो जब भी हम स्केच करेंगे तो पहले हमें उसे कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो इसकी आपको नोटेशन कैसे होगा कि ये स्केच कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है या नहीं। अभी आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा है, जैसे ही कंस्ट्रेंट बनेगा ये ब्लैक हो जाएगा,
ठीक है, मान के चलो कि मैं इसका सेंटर डिफाइन कर देता हूँ। इसमें किसी भी पॉइंट की या किसी भी फीचर की डायमेंशन देने के लिए शॉर्ट की है डी। जब कीबोर्ड पर डी दबाएंगे तो इसकी डायमेंशन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और डायमेंशन मुझे किसकी देनी है? सेंटर की, इन द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, ये इसका जो है एक्स, ये इसका आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट मान के चलो 40 है, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका वो 90 है। ब्लैक हो गया ये। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैंने इस सर्कल को कंप्लीटली डिफाइन करा, ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया, ब्लैक हो गया। तो जब भी मैं कोई स्केच बनाऊंगा तो वो स्केच जो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ओके सर। ये हमेशा ध्यान रखना कि स्केच जो है उसकी सभी जो लाइंस है वो ब्लैक होनी चाहिए। अगर वो ब्लैक नहीं है मतलब आपका जो स्केच है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं जो उसकी जो सम बेसिक कमांड्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आपकी लाइन कमांड, जिससे हम जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर एंगल, और सीरीज ऑफ लाइन में इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं नॉन स्टॉपली इसमें जो है लाइन क्लिक कर रहा हूँ तो मैं नॉन स्टॉपली जो है लाइन को जो है ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज अभी मेरे पास यहाँ पे जो है वेरियस नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जो मुझे डिफाइन करने हैं। इसकी वजह से ये जो स्केच है वो क्या बनेगा? कंस्ट्रेंट बनेगा। अभी ये क्या है? अनकंस्ट्रेंट है। ठीक है, दूसरी चीज है आपका यहाँ पे, दूसरा जो आपका मतलब कमांड है वो है आपकी रेक्टेंगल कमांड। वो किस तरीके से आपकी जो है एक्टिवेट होगी? ये आपकी ट्रिम कमांड है, जिसमें आप ये देख रहे हैं सीजर बना हुआ है। ट्रिम कमांड से मैं कोई भी स्केच को जो है इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका है 2 पॉइंट रेक्टेंगल। 2 पॉइंट रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि मैं किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल वर्टिसेस को जो है डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका 2 पॉइंट रेक्टेंगल हो गया। इसके अलावा जो है सर्कल, मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। हमें उसके लिए क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और उसके रेडियस चाहिए। दूसरा, इसमें स्प्लाइन है। अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई कर्व्स हैं तो कर्व के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्प्लाइन की। स्प्लाइन हमको बनाना होता है। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो है इसमें आता है आपका रेक्टेंगल में जो है 3 कमांड आती हैं आपकी, 3 पॉइंट रेक्टेंगल और सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल क्या होता है कि किसी रेक्टेंगल का अगर मुझे सेंटर पता है और मुझे वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं इस तरीके से उसका रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कमांड है सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल की। इसके अलावा 3 पॉइंट रेक्टेंगल का मतलब यह है कि अगर मुझे किसी रेक्टेंगल के 3 पॉइंट पता है, अगर 3 पॉइंट मुझे उसके प्री डिफाइंड है, ठीक है, तो मैं उसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ इस कमांड की हेल्प से। सर्कल में यहाँ पे काफी सारे सर्कल्स हैं। क्या कहते हैं? सेंटर डायमीटर सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 2 टेंजेंट सर्कल और 3 टेंजेंट सर्कल। इसका मतलब क्या है? 2 टेंजेंट सर्कल वो होता है जिसकी दो, वो सर्कल जिसपे दो लाइनें जो है आपस में टेंजेंट हैं, जैसे कि एक ये और एक ये। ठीक है, ये क्या है? आपका 2 टेंजेंट सर्कल। ये सर्कल हमेशा जो है इन दोनों लाइंस के जो है पैरेलल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सर्कल में जो है आपको मिलेगी यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 3 टेंजेंट सर्कल। इसमें हमको 3 लाइन डिफाइन करनी पड़ेंगी, 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपका? 3 टेंजेंट सर्कल। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसमें मुझे किसी सर्कल के जो है 2 पॉइंट पता है, अगर 1 और 2। ये हो गया आपका 2 पॉइंट सर्कल। इसके अलावा सर्कल में 3 पॉइंट सर्कल, अगर मुझे उसके 3 पॉइंट पता है तो, जैसे कि 1 2 और समहाउ 3 यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये जो कमांड्स हैं ये आपकी जो है प्रैक्टिस में तभी आएंगी जब आप जो है बहुत सारे स्केच बनाएंगे। मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, उसमें आप जितने भी जो स्केचेस जिसमें दिए हुए होंगे वो सभी आपको जो है इसमें 1 बाय 1 प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्क की। तो इसमें 3 पॉइंट आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क है और टेंजेंट आर्क है। ये किस तरीके से वर्क करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो
इसमें जो है आपका पहला आता है 3 पॉइंट आर्क, जिसमें हमें जो है उस आर्क के जो है 3 पॉइंट अगर हमको पता है तो इस तरीके से जो है हम उसमें आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आर्क में जो है आपको मिलेगा सेंटर पॉइंट आर्क। अगर मुझे उस आर्क का सेंटर पता है, ठीक है, तो मैं उस आर्क को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अलावा आर्क में ही आपको मिलेगा टेंजेंट आर्क। अगर कोई आर्क किसी पर्टिकुलर लाइन के टेंजेंट है, अगर वो मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे करूंगा उसको ड्रॉ? ये देखिए आप, इस तरीके से जो है ये पॉइंट मिला हमको, और ये जो है टेंजेंट है। तो ये जो आर्क जो बना है, ये आर्क इस वाले आर्क के जो है टेंजेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं टेंजेंट की जो है आपको वो दिखा रहा है, कंस्ट्रेंट दिखा रहा है कि ये जो आर्क है इस पर्टिकुलर आर्क के टेंजेंट है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पॉलीगन, ये पॉलीगन आपको यूज होंगे जब आप नट बोल्ट, जब हमें बनाने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, तो हमें जो है पॉलीगन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा नट का या बोल्ट का जो हेड होता है, वो एक पॉलीगन की शेप में होता है। तो हमें जो है उस टाइम इसी जो है कमांड की जरूरत पड़ती है, स्पेशली पॉलीगन कमांड की। ठीक है, किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है सर्कमस्क्राइब पॉलीगन, और इंस्क्राइब पॉलीगन, और एड्ज पॉलीगन। तो पहले हम बात करते हैं सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। जो ये वो पॉलीगन होता है जिसके अंदर सर्कल होता है। देख रहे हैं यहाँ पे आप, इस पॉलीगन के अंदर सर्कल है। ठीक है। दूसरा जो है आपका पॉलीगन है जिसके आउटर में सर्कल होता है। ये देख रहे हैं आप, जैसा आपने देखा होगा कि जो नट बोल्ट होते हैं उसमें जो हेड है वो कर्व्ड होता है, और वो कर्व होने के बाद ऊपर आपको एक सर्कल दिखाई देगा, और उसमें एक आपको पॉलीगन दिखाई देगा। तो इसका जो मेन जो यूज जो मैंने अभी तक देखा है, वो मैंने देखा है आपका नट बोल्ट को जब आप डेवलप करते हैं उस टाइम इसका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसका। ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे किसी एड्ज के ऊपर पॉलीगन बनाना है, तो उसके लिए आपको जो है एड्ज पॉलीगन होता है ये आपका। ठीक है, ये आपका हो गया एड्ज पॉलीगन। क्लियर। इसके अलावा जो है एलिप्स, अगर यस मुझे सर। एलिप्स ड्रॉ करना है, तो इलिप्स के लिए मुझे क्या चाहिए? उसकी जो है क्या कहते हैं, दो होते हैं उसमें डायमेंशन, मिनी और मेजर। अगर वो दोनों में डिफाइन कर सकता हूँ तो मैं इलिप्स बनाता हूँ। तो ये सब क्या है, बेसिक कमांड्स हैं जिससे हम कोई भी स्केच को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्केच लेते हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक नया डिजाइन ले लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश, और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। सर ये फ्यूजन 360 को डाउनलोड करने के लिए कितना साइज, कितना इंटरनेट होने का रिक्वायरमेंट है? इंटरनेट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 GB के अंदर हो जाएगा आपका ये। ओके सर। मतलब ये है कि जो आपका डेली पैक जो होता है 2 GB 1.5 GB का, वो आपके लिए सफिशियंट है। नहीं सर, बस ठीक इसको है। डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड मतलब ये सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप डाउनलोड नहीं होता है, ये आपका इंटरनेट के जरिए ही सर्वर पे ही इंस्टॉल होता है आपका सॉफ्टवेयर। ओके सर। समझ रहे हो ना? ये यस जो सर। है आपका इसमें, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको थोड़ा सा तो सी में स्पेस आपको मतलब फ्री करना पड़ेगा। बट यह है कि आपको इसमें 1 GB से ऊपर का डाटा नहीं चाहिए, डाउनलोडिंग डाटा जो मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक ओके है। सर। तो ये जो है कुछ एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज 1, 2, 3।
तो ये एक्सरसाइज है जो हमें जो है इसमें मतलब एग्जीक्यूट करनी है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इस वाले डिज़ाइन को लेते हैं, इसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले दो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है, ये तो आप बना ही लेंगे जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसको लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसको जो है मिनिमाइज करके हम जो है पैरेलल में रख लेते हैं। ठीक है, विजिबल हो रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। इससे कम पॉसिबल नहीं है इसको मिनिमाइज करना। तो सबसे पहले हमें इसमें स्टार्टिंग करनी है, किसी भी एक प्लेन पे कर लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, तो हमने स्केच पे क्लिक करा और हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसके क्या यूज है, इस पर्टिकुलर टूल बार का क्या यूज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसमें स्केच बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कोई भी एक आर्बिट्ररी ओरिजिन सेट कर लीजिए, जहां से मुझे स्केच को स्टार्ट करना है। वो आपका क्या होगा, पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट होगा वो आपका। तो जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये ओरिजिन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो मैं अपनी जो ड्राइंग है या अपना जो स्केच है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो लाइन लिया, पहले हमने 80 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने जो है 80 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। 80 mm ले लो, सेंटीमीटर ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, उसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपको में रखनी है यूनिट या सेंटीमीटर में रखनी है, वो भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटिंग है, इसके अंदर आप कर सकते हैं उसको। तो अभी हमने यहाँ पे यूनिट में सेलेक्ट कर रखी है, तो जो भी हम डायमेंशन यहाँ पे टाइप करेंगे वो में आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो पूरा जो स्केच है वो सेंटीमीटर में हो, तो आप यहाँ पे यूनिट पे डबल क्लिक करके, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इंच, फुट, वट एवर यू नीड, जिसमें भी आपको अपना स्केच बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके तो सर। अभी हम जो है मिलीमीटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलीमीटर जो है कन्वीनियंट है, स्मॉल स्केच बनेगा आपका। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहले जो हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है इसकी, 80 mm की डायमेंशन। तो ये 80 mm हमने डिफाइन कर रखी है, तो ये क्या है, आपका ब्लैक ऑलरेडी कंस्ट्रेंड है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो कि इसकी परपेंडिकुलर हो और 60 mm लेंथ की हो। तो हमने एक लाइन ली जो कि 60 mm लेंथ की है। ठीक है, डायमेंशन जो है इसकी आपकी 60 mm हो गया ये। इसमें आप डायमेंशन को अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ड्रैग भी कर सकते हो। डायमेंशन पे क्लिक करोगे तो आप उसको ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा वो कह यस रहा है सर। कि यहाँ पे आपको 15 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो इसमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक शॉर्ट की है, दैट इज एल। व्हेन यू टाइप द एल ऑन द कीबोर्ड, द लाइन कमांड विल एक्टिवेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लाइन कमांड जो एक्टिवेट हो जाती है एल दबाते ही। डायमेंशन मैंने इसकी दे दी आपको 15 mm। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि एक लाइन है जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे है। लेंथ नहीं पता उसकी कितनी है, जहां पे आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ डिफाइन नहीं है, बट इतना पता है कि वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमने एक आर्बिट्ररी लाइन बनाई और उसको हमने डायमेंशन दे दी 38 डिग्री। ठीक है, कैसे दी हमने, किस किस के बीच में देनी है, जब हम डी टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कर्सर के साथ एक डायमेंशन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि यस सर। डायमेंशन कमांड एक्टिवेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रहा है कि एंगल किस किस के बीच में है,
ये एंगल है वर्टिकल लाइन दिस जो 15 mm की है, और ये जो लाइन जो इंक्लाइंड है इन दोनों के बीच में का एंगल है ये। तो जब मैं डायमेंशन लाइन को एक्टिवेट करता हूं तो मैं उन दो लाइनों पे क्लिक करूंगा जिसके बीच में मुझे डायमेंशन देनी है। यानी कि मैं लाइन पे क्लिक करूंगा एक बार, और सेकंड टाइम मुझे किसके रेफरेंस में इसकी डायमेंशन देनी है उसको क्लिक करूंगा मैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में एक डायमेंशन पॉसिबल है, दैट इज एंगल। डिस्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों क्रॉस सेक्शन लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक डायमेंशन पॉसिबल है, दैट इज एंगल। कितना एंगल दे रखा है उसने? 38 डिग्री का। क्लियर हो गया? अभी भी ये जो है कंस्टेंट नहीं है, पर ये ब्लैक दिखा रहा है, बट ये कंस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसलिए मूवेबल है। कभी आपको डाउट हो इस तरीके से, कभी कभी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डाउट, मतलब चीजें, मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगी, तो यहाँ पे जो है स्केच को आप मूव करा के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये कंस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइन मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये कंस्टेंट नहीं है, अभी ये अनकंस्टेंट है ये। ठीक है। दूसरा, अभी कंस्टेंट कैसे होगी ये अभी आपको बाद में पता चल जाएगा, जब हम इसके सारे बाकी डायमेंशन दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ 80 mm वर्टिकल लाइन। डायमेंशन इज 80 mm। ठीक है, अभी ये ब्लू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी अनकंस्टेंट है। इसके अलावा हमें इसमें लाइन ड्रॉ करनी है 36.25 की। डायमेंशन 36.25, और एक लाइन जो है फर्दर ड्रॉ करनी है इसमें। फिर एक लाइन जो है यहाँ से ये ड्रॉ करनी है, और एक लाइन जो है ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने जो है लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम देंगे डायमेंशंस। तो इसकी डायमेंशन है आपकी 65। इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है वो है आपका 67। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 45। इन दोनों के बीच का एंगल है आपका 139, और इसकी जो लेंथ है वो है 30। जैसे ही मैंने इसकी सारी डायमेंशन दी, ये कंस्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं इसके किसी भी पॉइंट को अगर मूव कराने की कोशिश करूंगा तो मूव नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि दिस इज ए कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री या कंस्ट्रेंट स्केच। ठीक है, जैसा आपका डायमेंशन वहां पे दिखाई दे रही है, मैं उसके उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वीनियंटली इसकी जो डायमेंशन को ड्रैग करके मैं यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ। अभी भी मेरे ख्याल से कंस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक डायमेंशन और दे रही है 99। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये मूव करेगा। नहीं, ये कंस्टेंट है। अगर मैं इसमें, अगर ऐसा है, तो अगर मैं इसमें एक डायमेंशन अगर ओवर देके देखूं तो यहाँ मैसेज आएगा कि ज्योमेट्री इज ओवर कंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एडिंग दिस डायमेंशन विल ओवर कंस्टेंट द स्केच। तो इस डायमेंशन को देने की यहाँ पे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 99 की जो डायमेंशन यहाँ दे रखी है, इसकी हमें देने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है कंस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके स्केचेस के बेसिक्स हैं जो हमने जो है आज हमने इस पर डिस्कस किए हैं। इसमें अभी तक आपको कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में तो वो आप पूछ सकते हैं। नो सर, अभी तक डाउट नहीं है, लेकिन जब मैं इसे यूज करूंगा तब शायद डाउट होगा। हाँ, वो होता ही है। आप इसको एक बार इंस्टॉल कीजिए, यस सर। और इंस्टॉल करके जो है एग्जीक्यूट कीजिए, स्केच बना के देखिए, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट चीज में और बता देता हूँ, वो आते हैं आपके ये कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स क्या है कि कोई लाइन किसी दूसरी लाइन की जो है परपेंडिकुलर है,
या कोलिनियर है या पैरेलल है, वो हम इनकी हेल्प से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे क्या, मान के चलो मैं यहां से ये कंस्ट्रेंट को जो है डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं ये कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये बता रहा है कंस्ट्रेंट यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ से। जैसे ही मैं इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करता हूं तो ये क्या होता है, अंडर कंस्ट्रेंट चला जाता है ये ज्योमेट्री। समझ रहे हो उस चीज को? जैसे ही यस सर। मैंने ये जो डिफाइन कर रखा था पहले कि ये लाइन, दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, कभी कभी आपको ज्योमेट्री में, स्केच में जो है डायमेंशन नहीं देगा, पर आपको ये कंस्ट्रेंट दे देगा ये कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, या ये लाइन इस कर्व के टेंजेंट है, या ये पॉइंट इस पॉइंट के कोलिनियर है। तो वहां पे इन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से आपको डायम स्केच को जो है कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि इसका यूज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो कभी कभी जब आप स्केच देखेंगे, आप सभी डायमेंशन दे देंगे, पर सभी डायमेंशन देने के बाद भी आपका जो स्केच है वो ब्लैक नहीं होगा, यानी कि वो कंस्टेंट नहीं होगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो कंस्टेंट्स हैं, क्या ये मैंने कंप्लीटली डिफाइन कर रखे हैं या नहीं। और डिफाइन नहीं कर रखे हैं तो डिफाइन कैसे करूंगा मैं? तो आपको कैसे करना है, अगर मुझे ये डिफाइन करना है कि ये लाइन इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर वाला जो है आपको आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद किन दो लाइनों के बीच में आपको ये कंस्टेंट लगाना है, उन दोनों लाइनों को आपको वन बाय वन क्लिक करना है। तो फर्स्ट लाइन को क्लिक करा, सेकेंड लाइन को क्लिक करा, ये आपका ज्योमेट्री क्या हो गई, कंस्टेंट हो गई। तो ये पॉइंट ओके क्लियर सर। हुआ? यस सर। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम गलती कर देते हैं वाइल डिजाइनिंग या वाइल डूइंग द स्केचिंग। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज ध्यान देखना है कि आपका जो स्केच है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक होना चाहिए। मतलब क्या, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक हल्का सा लाइट जो है स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस ज्योमेट्री के अंदर। वो स्काई ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये जो ज्योमेट्री है ये साइक्लिक है या कंप्लीटली इंक्लोज्ड है। कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हुई नहीं है, हर लाइन अपने आगे वाली लाइन से जुड़ी हुई है या पीछे वाली लाइन से जुड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर से जो है अपना कंस्ट्रेंट खो देगा। कैसे? ये देखो, अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं यहां से, और मैं यहाँ पे केवल एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इससे मीट नहीं करेगी, बट लाइन है पर मीट नहीं कर रही है, और डायमेंशन वही है कि ये इसका जो इसके बीच में जो एंगल है वो सेम है। ठीक है, इवन दो ये जो स्केच है वो कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो लाइन है वो इस लाइन से मीट नहीं कर रही है, कोइंसाइड नहीं कर रही है, यानी कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये भी ओके सर। जो बारीकियां हैं स्केचेस की आपको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। अगर ये मुझे करना हो तो कैसे करूंगा? यहाँ पे कोइंसिडेंट का जो है आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो बाकी के जो स्केचेस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपको बनाने हैं। इसमें जितने आपसे बन सके उतने बनाइए, किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए इन नेक्स्ट लेक्चर। पर नेक्स्ट लेक्चर तक आपके ये सारे स्केचेस आपके सॉफ्टवेयर पे पहले से बने हुए होने चाहिए। ओके सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो आज का लेक्चर जो यहीं फिनिश करते हैं, बाकी यस का सर। जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके आपके सर। पास एक फीडबैक फॉर्म या एक जो है एप्लीकेशन जो है आपको सर ने जो है फॉरवर्ड किया होगा, उसको आज ही आप फिल करके जो है भेज दीजिएगा। ठीक है।
तो आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन स्केचेस के साथ जो है हम मिलेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।